कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। ममता दीदी भी जय श्री राम मूर्ति हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मोदी अच्छा लगता है, मोदी। बांग्लार प्रियो भाइयों, बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। 2 मई दीदी गई। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करें बंगाल के चुनावी रण पर, बात करेंगे बीजेपी और टीएमसी के दावोर चुनावी हाल पर, जानेंगे कौन से हैं वो मुद्दे जो बना रहे चुनावी हवा, बंगाल में क्या रहेगा दीदी का मजबूत किला और लहराएगा बीजेपी का परचम। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं क्या कुछ माहौल आज वहां पश्चिम बंगाल में है। नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी हुंकार भर दी है। आज नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, रैली की। चुनाव आयोग ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की उनमें सर्वाधिक अहम है पश्चिम बंगाल। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही। तिवारी जी, पश्चिम बंगाल, सभी की नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है और सबसे ज्यादा नजर है एम फैक्टर पर। एम फैक्टर की यदि बात करें तो मोदी, ममता, महिला, मुस्लिम और मतुआ समाज। क्या लगता है इस बार किसका लहराएगा परचम? क्या तीसरी बार ममता दीदी अपना गढ़ स्थापित करेगी या फिर मोदी जी अपनी एक बार हुंकार भरेंगे? निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बंगाल दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने ब्रिगेड मैदान में रैली को संबोधित किया और ममता बनर्जी के साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने एक ही भतीजे और बुआ होने के मुंह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लगी रही? आखिरकार आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाए जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। और आपको बता दें, इससे पहले ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म स्टार इस वक्त बंगाल की अगर बात की जाए राजनीति की, तो अभी इससे पहले ममता बनर्जी ने भी कुछ बंगाली एक्ट्रेस को ज्वाइन कराया था और आज मिथुन चक्रवर्ती का ज्वाइन करना, तो सीधे तौर पे अगर बात की जाए उनके अगस्त में एक भाजपा चेहरा ढूंढ रही थी जो कि मिथुन चक्रवर्ती के रूप में उन्होंने पूरा किया जी। साथ ही प्रधान मोदी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं गरीब दोस्तों के लिए काम करने के लिए आया हूँ। और वहीं बात की जाए ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने भी सिलीगुड़ी में अपनी पदयात्रा प्रारंभ कर दी है और पदयात्रा में भी भीड़ काफी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर मोदी जी की रैली की बात की जाए तो मोदी जी की ब्रिगेड में हो रही रैली पे भी लाखों की तादाद पे लोगों को हुजूम उमड़ा। जी दादा। दीपक जी, आपने भाई भतीजावाद की बात की तो इस बार एक नारा दिया है, एक स्लोगन के सहारे दीदी चुनाव लड़ने जा रही है। उनका कहना है कि बंगाल की जनता ममता दीदी यानी बंगाल की बेटी को चाहती है। तो क्या लगता है? और उसके बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया कि इस बार भुआ नहीं बल्कि बेटी, बंगाल की बेटियां जीतेगी चुनाव। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पे जहां ममता बनर्जी ने अपने आप को बेटी बताया कि मैं बंगाल की बेटी हूं और बंगाल की जनता बेटी के साथ में है, वहीं अभी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के चाणक्य जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जिनको रारबंग जोन की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने बेटी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बेटी की विदाई का वक्त शुरू हो गया है। मतलब 2 मई दीदी गई स्लोगन भाजपा ने भी अपना चालू किया है, 2 मई दीदी गई। वहीं अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी दीदी अपनी बेटी शब्द का इस्तेमाल करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी करना चाहती हैं बंगाल की जनता के साथ में कि ये बेटी का चुनाव है। और वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा निश्चित तौर पे कह रही है कि जो पब्लिक है, जो आम बेटी है, उसका जीतना जरूरी है, ना कि बंगाल की। तिवारी जी, हमारे साथ, मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी नेता नवीन मिश्रा जी कोलकाता से जुड़े हुए। नवीन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बहुत बहुत नमस्कार मिश्रा जी, पश्चिम बंगाल पर सभी की नजर है, एम फैक्टर सबसे बड़ा, सभी की नजर उसी पर है।
एम फैक्टर यानी कि हम बात करें मोदी जी और बात करें ममता दीदी की, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? क्योंकि दीदी का कहना है कि खेला भी होना चाहिए और मोदी जी एक साइड कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। देखिए, बंगाल की जनता ने 2019 के लोकसभा में ही मन बना लिया था। यही कारण था कि 42 सीट हमको मिला और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की एक लहर दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बंटती जा रही है। उनके सारे एमएलए, उनके करीब समझिए अभी तक 30-40 एमएलए उनके पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में और दूसरे पार्टी में चले गए हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, एक महिला के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से महिला अत्याचार पूरे पश्चिम बंगाल में 10 सालों से बढ़ा है, सिंडिकेट राज बढ़ा है। अभी आपके मध्य प्रदेश से ही वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आए, राणा बंगाल क्षेत्र में उन्होंने दौरा कर पिछले 3 महीने से किया है। जिस तरह से तूफानी दौरा उनका हुआ और जिसमें जन समर्थन पश्चिम बंगाल में एक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी के बातों को सुन करके पश्चिम बंगाल के लोगों को जिस तरह से एक बल मिला है, ये निश्चित तौर पर परिवर्तन का एक बहुत बड़ा लहर है। आज देश के प्रधानमंत्री आए थे, जिस ढंग से 10 से 12 लाख लोग कलकत्ता महानगर के गांव देहात से, किसान, मजदूर, पीड़ित शोषित वर्ग के लोग, महिलाएं, माताएं बहनें इतनी गर्मी में धूप में आकर के 5-5, 6-6 घंटे देखे प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना। निश्चित तौर पे आज से मुख्यमंत्री पहले तो एक टैबलेट लेती जाए, डबल डोज में चली जाएंगी। देखिए, वो हमारी बेटी है। निश्चित तौर पश्चिम बंगाल के लोग मानते हैं कि हमारी वो बेटी है, लेकिन हमारी बेटी ने जिस ढंग के कारनामे 10 साल में किया, उनके टीएमसी के मंत्री, एमपी, उनके प्रधान, उनके जो जिला सभापति है, इन लोगों ने जो अत्याचार किया, अल्फान के अंदर में आए हुए जो अल्फान के पैसे थे, इतना बड़ा विपदा था जिससे लूट मार मचाया। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में इतनी बड़ी लॉकडाउन पीरियड में, कोविड में प्रधानमंत्री जी ने 5 केजी चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया हर घर में, गरीब, मजदूर, किसान वर्ग को। जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के इशारे पर चावल लूटने का काम किया, दाल लूटने का काम किया, पूरी राज्य की 8 करोड़ जो आम नागरिक है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि इस बार 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, पूरी हिंदुस्तान देखेगी, पूरी दुनिया की नजर है कि मजबूत सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अन्नोदय योजना थी, उसको आगे बढ़ाते हुए, यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के नीति को मानते हुए पश्चिम बंगाल की जनता इस पर मजबूत सरकार पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को देगी और हम 200 से ऊपर प्लस सीट लेकर के इस बार अपनी मजबूत सरकार बनाएंगे और यहाँ के पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा में लग जाएंगे। जी मिश्रा जी, तमाम दावे आप जीतने के कर रहे हैं, लेकिन 2016 की यदि बात करें तो मात्र 3 सीटें बीजेपी के खाते में थी। क्या वो सफर आप तय कर पाएंगे? जब आप 2016 की बात कर रहे हैं, 2016 में हमको 3 सीट मिला और करीब 50-60 सीटों पे हम सेकंड पोजीशन पे थे। और ठीक 3 साल के बाद जब आई नरेंद्र मोदी जी के विकास को जब हम जनता के बीच में लेके गए, जिस ढंग से यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, चाहे मनरेगा के नाम पे हो, चाहे नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट नेशनल हाईवे ने जो पूरे पश्चिम बंगाल में गांव तक हाईवे देने का काम किया, उसी योजनाओं के तहत हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में 18 सीट जीता और कम से कम 13 सीटों पे हम आगे रहे पूरे पश्चिम बंगाल में। आज जनता ने मन बना लिया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से सफाया करना है, इनके सिंडिकेट राज की खात्मा करनी है और तृणमूल जो टीम मनी कलेक्शन है, तृणमूल का ओरिजिनल नाम जो है टीम मनी कलेक्शन है, जिन लोगों ने शारदा के नाम पे, नारदा के नाम पे, अफसरों को डराने के नाम पे, पुलिस अत्याचार के नाम पे जिस ढंग से लूट मार मचाया है, इस राज्य को बचाने के लिए आम जनता रोड पर उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सहयोग करके राज्य में एक सुशासन की मजबूत सरकार देना चाहती है ताकि हम देश की सेवा कर पाए, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को बचाएं। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति, यही स्वामी विवेकानंद जी के प्रति, यही जो पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर है, इनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके बनाए जो रास्ते हैं, उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल के राज्य में मजबूत सरकार देकर के यहाँ की जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, गरीब तबके के लोग हैं, हमारी बहनें महिलाएं हैं, जो किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनकी हम सेवा अपने आदर्शों को के जो जिनके बल पे, जिनके रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चलते हैं, उन नेताओं के आदर्शों को हम आगे बढ़ाकर के सेवा कार्य में। मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, क्या लगता है जितना जीत का दावा मिश्रा जी कर रहे हैं, क्या आंकड़ा छू पाएगी असल में बीजेपी परिवर्तन के सहारे, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे? देखिए, नवीन मिश्रा वरिष्ठ नेता है भाजपा के और बंगाल की जनता की नब्ज को समझने का भी काम करते हैं।
जहां तक कि मुझे याद है नवीन मिश्रा वो व्यक्ति हैं जो ममता बनर्जी से लगातार लोहा लेने का काम करते हैं, उनके विरोध में कार्य करते हैं। नवीन मिश्रा जी से मेरा एक प्रश्न है, अभी उन्होंने कहा कि टीएमसी के काफी सारे विधायक या कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस तरीके से अगर आप भाजपा में टीएमसी और कांग्रेस के विधायक को शामिल करते हैं, और चूंकि जो पहली सूची आई है भाजपा की, उसमें उन नेताओं को जगह भी दी गई है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा जो मूलभूत कार्यकर्ता जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जिसने दिन रात एक किया, तृणमूल कांग्रेस को हाफ किया, तो आपको लग नहीं रहा उसके साथ आप लोग धोखेबाजी कर रहे हैं? जी तिवारी जी, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब मिश्रा जी से चाहूंगी। जी मिश्रा जी कहिए। जो भी सांसद और विधायक तृणमूल के हमारे पार्टी में ज्वाइन किए, कोई भी बिना शर्त तो लोगों ने ज्वाइन किया है, उन्होंने टिकट भी नहीं मांगा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो विकास योजना है, उस विकास को मान करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये वही विधायक है जो ममता बनर्जी के डर से 10 साल से प्रताड़ित थे, डर से, पुलिस अत्याचार के भय से थे। तमाम विधायकों के ऊपर इतने ज्यादा केस कर दिए गए थे, जिनको ब्लैकमेल मुख्यमंत्री कर रही थी। जब एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की संगठन यहाँ बनी, तभी इन एमएलए ने, जो तृणमूल के एमएलए थे या कांग्रेस के तिवारी जी एमएलए, तिवारी जी मिश्रा जी, मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हुए। सिद्दीकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। सिद्दीकी जी, हम बात करें पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तो सभी पार्टियों की अभी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है। अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 44 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार कहीं भी कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। वहाँ मेन चुनाव जो है कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी के बीच में है। प्रधानमंत्री आए तो क्या बोल के गए? क्या बताया उन्होंने कि 100 रुपए का सिलेंडर बोलो किया कि नहीं? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई कि नहीं? जितने भ्रष्टाचारी टीएमसी के थे वो भाजपा में आए कि नहीं? 900 रुपए का सिलेंडर दिया कि नहीं? ये सारे मुद्दे हैं। वो कह रहे थे गरीब का बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर बनेगा वहाँ। तो उनकी मध्य प्रदेश में सरकार है 15 साल से, एक और व्यापम करेंगे लगता है वो वहाँ, इसलिए डॉक्टर गरीब आदमी वो भी बनेगा। कहीं ये जनता की बातों का जवाब नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम वोट मांगिए, वो लेटर भी उनका दिखाइए कि 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था, और मुस्लिम लीग के साथ जो थी हिंदू महासभा की सरकार थी, और मुस्लिम लीग की सरकार में ये डिप्टी सीएम थे नवीन मिश्रा जी। बता देंगे वहां जाके लोगों को। ये सारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अभी भूल गए, 3 दिन में ही भूल गए। नहीं तो हमसे सवाल कर रहे थे कि आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी सिद्दीकी जी, तमाम सवालों के जवाब हम मिश्रा जी से लेते हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है? क्या मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया है? क्या मकान बनवाए हैं? फिर से एक और व्यापम वहां पैदा करना चाहते हैं। मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के उन माताओं का, उन बहनों का, उन मजलूम किसान वर्ग के बहनों का, जो अब पिछले 70 सालों से घर के अंदर, चूल्हा के अंदर लकड़ी जलाती थी, उपले जलाती थी और गोबर के कोयठे से खाना बनाती थी, उन बहनों के आंसू को पोंछने का काम किया उज्ज्वला योजना के तहत। मोदी जी ने उन घर में दिया जलाने का काम किया है जिसमें कभी 70 साल के अंदर में लाइट तो छोड़िए, पोल का खंभा नहीं दिखता था। उसी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हिंदुस्तान के हर गांव में हमने लाइट देने का काम किया है। नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट है नेशनल हाईवे, जिसमें कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था कि रोड जाएगी। पश्चिम बंगाल छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक गांव को हमने जोड़ने का काम किया है प्रधानमंत्री रोड योजना के तहत, नेशनल हाईवे के तहत। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्वर्णिम योजना थी, उस योजना के तहत हमने गांव गांव तक रोड देने का काम किया है। हमने उज्ज्वला योजना के तहत इलेक्ट्रिक सिलेंडर के साथ इलेक्ट्रिक देने का काम किया है। सिद्दीकी साहब, आप थोड़ा चश्मा बदलें, समाजवाद के चश्मा से देखिए, सामाजिक समरसता को देखिए। महंगाई पूरी दुनिया की स्थिति है, ये हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। आपने कांग्रेस की सरकार देखी, जन मोर्चा की सरकार देखी, वामपंथियों की सरकार अपने साथ में देखी है। आप पश्चिम बंगाल आए, मैं ममता बंदोपाध्याय जी के चित्र भवानीपुर में हूँ, उनके विरोध में मेरी राजनीति है। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने क्या कहा है वो आप देखें। आप अतिथि हैं, हमारे भाई हैं, आप आइए, आप अतिथि बनकर पश्चिम बंगाल को घूमिए। आपको पश्चिम बंगाल के सरजमीन में जो गंगा जमुना की तहवीज थी, उस तहवीज को वामपंथियों ने कैसे तोड़ा है। ममता बंदोपाध्याय ने हिंदू मुस्लिम एकता को किस तरह से तार किया है, सामाजिक एकता को कैसे तोड़ करके, धर्मनिरपेक्षता को के ऊपर प्रहार करके, और उन्होंने किस ढंग से इस राज्य के अंदर जो कॉलोनाइजेशन, जो कॉम्युनल फीलिंग्स है, उस पूरे पश्चिम बंगाल किस्म से फैलाया है। सिद्दीकी
सिद्दीकी साहब आप आए, आप हमारे भाई हैं, आपका स्वागत है। मिश्रा जी और सिद्दीकी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी सिद्दीकी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी जुड़े हुए थे। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका क्या कहना है। तिवारी जी, क्या अराजकता एक बड़ा मुद्दा होने वाला है पश्चिम बंगाल चुनाव में? निश्चित तौर से अराजकता बड़ा मुद्दा उभर के आया है और ये मुद्दा बनेगा भी। अगर बात की जाए कांग्रेस, जैसे कि अभी सिद्दीकी जी साहब ने बोला कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा कहीं नहीं है। ये तो वही मुहावरा हो गया, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है। लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा, हमें समझना होगा कि कांग्रेस वहां पर कहां पर है और कांग्रेस को भी अपना साफ करना होगा ममता बनर्जी के साथ है या वो खुद चुनाव लड़ रही है। क्योंकि ये बात आज इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो टीएमसी वर्सेस भाजपा चल रहा है। कांग्रेस निश्चित तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उनके बड़े नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं, बड़े नेताओं की कोई रैलियां नहीं हो रही हैं बंगाल के अंदर। बताएं हमें, सिद्दीकी साहब बताएं कि किस बड़े नेताओं की अभी रैली हुई है। तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, ना कोई बड़ा नेता वहां नजर आ रहा है। ये चुनाव टीएमसी और बीजेपी के बीच है। हाँ है ना, क्यों नहीं है। बीजेपी से अभी नवीन मिश्रा जी बोल रहे थे, दीपक तिवारी जी बोल रहे हैं। कोई बता पाया कि मैंने जितने मुद्दे उठाए इन मुद्दों का कोई जवाब है? भारतीय जनता पार्टी का जवाब है ना, उज्ज्वला योजना है, योजना है। हाँ, सब्सिडी कहाँ गई? प्रधानमंत्री योजना है, सब्सिडी बिल्कुल हमने दिया है। योजना की सब्सिडी कहाँ गई? यहाँ 15 साल से आप लोग सुनिए लॉकडाउन पीरियड में अरे आप सुनिए तो, आप माइग्रेंट लेबरर्स की बात करते हैं। बंगाल सबसे आखिरी के राज्यों में माइग्रेंट लेबरर्स के मामले में, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। यहाँ 16 कोयला पे नंबर 1 पे है, कोयला घोटाला पे नंबर 1 पे है। ठीक है, 16 साल पूरे हिंदुस्तान की जितनी सरकार है, जितना घोटाले किए होंगे उनकी ये नानी अम्मा बन गई है अजय ममता बंदोपाध्याय जी। आपके यहाँ अगर आप मध्य प्रदेश का एक व्यापम घोटाला ही देख लेंगे ना तो आपको बाकी के सारे घोटाले छोटे लगेंगे। मिश्रा जी और सिद्दीकी, हमारा मुद्दा यह है कि अब किसका परचम लहराएगा। एक और मुद्दा जो बड़ा वहां होने वाला है सीए एनआरसी को लेकर। एक तरफ दीदी ने सभी लोगों से बोला है कि सीए एनआरसी की सदस्यता दिलाएगी, वहीं बीजेपी भी कह रही है कि गैर मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें भी सदस्यता मिलेगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये सुबह कुछ बोलती है और शाम को कुछ बोलती है। इनके सिद्धांत जो है कपड़ों की तरह बदलते हैं। ये सिद्धांत अपने नेता भी बदल लेते हैं कपड़ों की तरह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे वोट मांग रहे थे, 2019 नहीं चल रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव में हमने रिजल्ट देख लिया होगा, हमारे कपड़े बदलने का परिणाम देश की जनता ने क्या दिया है। पश्चिम बंगाल में 2019 में क्या दिया है आपने देखा होगा सिद्दीकी साहब। अरे आप और कांग्रेस की क्या स्थिति है? 70 साल के आजादी के 74-75 साल में कांग्रेस की क्या स्थिति है? दुनिया हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, और आज स्थिति है कि अपने झंडे और बैनर के लिए मोहताज है। उनके कार्यकर्ता ये सोचते कि झंडा 2-4 मिल जाए तो हम लगा ले पश्चिम बंगाल में। आज पश्चिम बंगाल में पार्टी ऑफिस नहीं है, नेता नहीं है, चुनाव हो जाने दीजिए। पश्चिम बंगाल से है। जी बताएं। तो अभी चुनाव हो जाने दीजिए। आप 150 सीट की बात कर रहे हैं, ये पूरे 5 राज्य मिला के आपके पास 150 सीट नहीं आ रही। विक्की साहब, आपकी कांग्रेस तो वो ऐसे है कि जिस वामपंथी से लड़ते रहे आप, जिन वामपंथियों ने हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या की, आज उस सीपीएम के पैर के तले आप बैठ गए हैं। आप सीपीएम का झंडा पकड़ने पे मजबूर है। आपके नेता अधीर चौधरी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, या दिग्विजय सिंह जी हो, या कमलनाथ जी हो, आप सीपीएम के झंडा को पकड़ने के लिए मजबूर है। आपको पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नाम बचाने के लिए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के स्वाभिमान को बचाने के लिए आप सीपीएम से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नवीन मिश्रा जी, कांग्रेसियों के सिद्दीकी जी और मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है इस पर। सिद्दीकी साहब, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से दमखम दिखा रही हैं, अभी उन्होंने लगातार दौरे भी किए, बंगाल में आखिरकार कब पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? क्या असम तक ही सीमित रहेंगे राहुल गांधी या बंगाल भी होगा? सिद्दीकी साहब, आपसे ही सीधा प्रश्न है इसका। हाँ बिल्कुल, सभी राज्यों में प्रियंका गांधी जी भी, राहुल गांधी जी भी और कांग्रेस के दूसरे नेता पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं।
जो नहीं, जनता मुद्दों पे के है, लेकिन मुद्दे आपके हैं बड़े नेता नजर नहीं आ रहे सिद्दीकी साहब, आएंगे, बंगाल में। वो सारे बड़े नेता भी नजर आएंगे सिद्दीकी और जी, वो आपने आपको मुद्दे रिजल्ट की भी बात देखने की। मिलेगा। सिद्दीकी जी, आप आपके जी मुद्दे को और आपके नेता को चेहरा भी पश्चिम बंगाल की जनता देखना नहीं चाह रही है। कंडीशन ये हो गया है। आप स्वागत है, आप आए, आपसे सिद्दीकी आप जी, अभी आए, निकलिए हमारे तो बने आप। भाई आप नवीन मिश्रा जी, आप हिंदी भाषी लोगों को किस प्रकार से मतलब मैनेज करेंगे? वहाँ तो बंगाली ही टिकट दिख रहे हैं हमें। भाजपा ने जो लिस्ट जारी की उसमें हिंदी भाषी कितने? दीपक तिवारी मेरा जी, सीधा पश्चिम प्रश्न है बंगाल में दीपक तिवारी जी, पश्चिम बंगाल में रहने वाला हर हिंदी भाषी बांग्ला भाषी है। नहीं, ये ये तो आप कह रहे हैं ना, लोग हैं। टिकट में क्या हुआ? टिकट में मेरा सीधा प्रश्न है, टिकट अगर बटे हैं हिंदी भाषियों को क्या दरकिनार किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन काटा है। सुनिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी समरसता की राजनीति करती है। बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, कोई भाषी हो, जो जिस जगह में काम कर रहे हैं, जिसकी जो महत्व है, उस ढंग से भारतीय जनता पार्टी सम्मान के साथ अपने हिंदी भाषियों, उर्दू भाषियों और भाषियों को टिकट देगी और सम्मान के साथ हम जिता करके सरकार में उनको महत्व देंगे। हमारी पार्टी के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हमारे समुदाय के लोग किस ढंग से मजबूती से काम कर रहे हैं। तिवारी जी, मैं सिद्दीकी जी से अपना सवाल चाहूंगी कि ममता दीदी को सबसे तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ अगर हम माने तो पीरजादा का है, जिन्होंने 50 करोड़ लोगों की मरने की दुआ मांगी और उसी का साथ कांग्रेस। यस पर क्या कुछ कहेंगे आप सिद्दीकी जी? जी क्या मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। मेरा सवाल ये है कि ममता दीदी को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ है पीरजादा का, जिन्होंने 50 करोड़ लोगों के मरने की दुआ मांगी और उसी का साथ आप लोगों ने दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सिर्फ सीपीएम से अलायंस है और सीपीएम के साथ हम लोग हैं वहाँ, और इसलिए नहीं है कि जनाब सीपीएम से हमारे आपके अधीर चौधरी को मंच से उतारने की स्थिति बन गई थी रैली के दिन, शायद आपने देखा होगा। आपके अधीर चौधरी बोल रहे थे सीपीएम के मित्र जब पीरजादा आए, एक अपोजिशन लीडर है देश के, जो प्रधानमंत्री के रैंक के लोग माने जाते हैं। हम लोग इस राज्य में अपोजिशन है, लेकिन अधीर चौधरी जी को इतनी सम्मान करते जितना प्रधानमंत्री जी के करते हैं। अधीर चौधरी जी का माइक को रोक दिया पीरजादा के आते ही। जिस ढंग से अधीर चौधरी का अपमान किया गया पश्चिम बंगाल में, यहाँ की नागरिक भूली नहीं है। 4 दिन पहले का हादसा है ये। आप ये कहिए कि आपने सीपीएम के सामने अपना शरीर रख दिया, अपने झंडे पर निशावर कर लिया है। अभी आप जमीन पे निकले नहीं है नवीन जी, निकलिए। लोग सिलेंडरों के जवाब पूछेंगे, अभी लोग सिलेंडर का जवाब पूछेंगे। जनाब सिद्दीकी जी, आपको मैं बता देता हूँ कि जो अल्पसंख्यक इलाका है हमारा, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो हमारे मुर्शिदाबाद हो या बीरभूम हो, आप उस जिले के अंदर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाई से मेरे बारे में पूछेंगे तो आपको बताएंगे। मैं बहुत करीब, मैं भारतीय जनता पार्टी के ये काम आपने अच्छा किया, ये काम अच्छा किया और मध्य प्रदेश के चैनल पे बोला आपने। हम डील जीतना चाहते हैं, हम डील जीतना चाहते हैं। अच्छा बोला हिंदुस्तानियों का हम 130 करोड़ जनता की राजनीति करते हैं। सिद्दीकी जी, हम समाज में बताइए, कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस के गृह मंत्री जी ने जिस ढंग से निहत्थे आर्मी का आतंकवाद के नाम पे बताने का काम किया था, ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस ने हिंदुओं पे जिस ढंग से प्रताड़ित करने का काम किया, ये कांग्रेस की नीति है जनाब। नवीन जी, ये सीए एनआरसी की जो शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहला जो भाषण था वो अमित शाह जी ने बंगाल में ही दिया था। अब आप कह रहे हो सीए एनआरसी नहीं होगा, अब आप कह रहे हो सीए एनआरसी नहीं होगा, ठीक है? तो ये अमित शाह जी से कहलवा दीजिए ना। एनआरसी और सीए से हिंदुस्तान के रहने वाले किसी भी नागरिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये ऑन रिकॉर्ड अपने यहाँ रख लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी हिंदुस्तानी का। लेकिन हिंदुस्तान में रह करके अगर पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले कोई लोग हो, हमारे राष्ट्रवाद का अगर कोई विरोध करता है, हमारे तिरंगे का अपमान करता है, वो हिंदू या मुसलमान हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मिश्रा जी और सिद्दीकी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अगर ममता दीदी ने काम किया है तो फिर हिंसा का डर ममता दीदी को क्यों सता रहा है? 8 चरणों में 8 सीटें हैं, पहले 6 थी और अब 8 फेज होने जा रहे हैं, तो फिर हिंसा का डर क्यों? चुनाव में अगर होती है तो ये तो चुनाव आयोग का काम है, और उन्होंने अगर आशंका व्यक्त की है तो हर पार्टी आशंका व्यक्त करती है कि ऐसा हो सकता है, तो अच्छी बात है अगर उन्होंने आशंका व्यक्त की है तो। लेकिन उन्होंने काम किया है और आज वो सामने दिख रही है, कांग्रेस है तो वो सामने दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बच्चों के मतलब जो असल मुद्दे हैं, ये एनआरसी पे भी पलट गए। पूरे देश में जब हंगामा हुआ तो कह रहे थे नहीं वो तो एनआरसी तो होके रहेगी, फिर कहने लगे अब तो सीए रहेगा। तो ऐलान करवा दीजिए कि भाई वो जहाँ आपत्ति है लोगों को, वो कानून का जो संशोधन किया है उसको रद्द कर दें। तो किसान आ रहे हैं, अभी तो किसान पूछेंगे अभी बहुत सारे सवाल। फिर अभी हमारे जो है कि हम कह रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज बनना चाहिए, तो देखें प्रधानमंत्री उसका ऐलान कर दे, बेहतर है। जैसे उन्होंने 1 लाख
करोड़ का पैकेज का और विशेष राज्य के दर्जा का बिहार में ऐलान किया था। वो हो सकता है ऐसी कुछ सौगातें बंगाल में दे दें बिहार वालों को, तो बेचारों को मिली ही नहीं, दो बार सरकार बन गई। सिद्दीकी जी, ममता दीदी चूंकि तीसरी बार इस बार परचम लहराने जा रही है और हो सकता है लहरा दे, लेकिन एक सवाल ये है, ओवैसी और पीरजादा का जो गठबंधन है क्या ममता दीदी को नुकसान पहुंचा सकता है और क्या बीजेपी को फायदा दे सकता है? देखिए, लोग डेवलपमेंट की राजनीति चाहते हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये एक जैसे हैं, दोनों भाई भाई हैं दोनों। तो लोग ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये फ्रैक्शन की राजनीति से लोग तंग आ गए हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से लोग परेशान हैं, कोरोना में जो तहस नहस हुआ है लोग उससे परेशान हैं, सिलेंडरों की सब्सिडी जो खा गए वो कह रहे हैं अब हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, उज्ज्वला योजना बता रहे हैं वो। बच्चों जो सिलेंडर 350 में था 850 में मिल रहा है 7 साल के अंदर, दुगने से भी ज्यादा भाव हो गए, पेट्रोल के दुगने से ज्यादा भाव हो गए। इन सब बातों के जवाब भारतीय जनता पार्टी से चाहिए हमको। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे वोट मांगे या नेताजी सुभाष चंद्र वोट मांगे या कोई और दूसरी बात है, क्या इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या जो इंडस्ट्रीज बंगाल में बंद हो गई है क्या वो चालू हो जाएंगी? क्या अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी? सिद्दीकी जी और मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, तिवारी जी, अब उन्हीं से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तिवारी जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव क्या परिवर्तन होगा? क्या मोदी फैक्टर में या तो ममता फैक्टर काम आएगा या फिर मोदी फैक्टर? निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, जो अभी सिद्दीकी साहब ने एक बात बोली कि महंगाई का मुद्दा, कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा निश्चित तौर पर यहाँ देखने को मिलेगा। रोजगार यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। उससे पहले कम्युनिस्ट थी तब भी यही मुद्दा था। रोजगार पिछले 10 सालों से टीएमसी में भी गोते लगाता रहा और रोजगार की इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर बंगाल के अंदर कुछ है तो वो है रोजगार। निश्चित तौर पर कृषि, जो कि कृषि बिल को लेकर जो विरोध लगातार चल रहा है, वो भी मुद्दा बनने का प्रयास करेगा। लेकिन हाँ, बंगाल में आकर ये मुद्दा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है कृषि। अगर अपन दिल्ली की बात करें या कहीं की बात करें तो निश्चित तौर पे बंगाल में मुद्दा देखने को कम मिलता है, क्योंकि जहां तक कि मैं घूमा हूं सभी जगह, राजभवन में भी घूमा, उसके बाद मैं हावड़ा और कलकत्ता में भी घूमा। उसी वक्त मेरी नवीन मिश्रा से भी मुलाकात हुई और कांग्रेस के भी नेताओं से और टीएमसी के भी बड़े नेताओं से बातचीत हुई। पार्टी में अंदरूनी कलह सभी पार्टियों में देखने को मिल रही है, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो। अंदरूनी कलह जिस पार्टी में ज्यादा बढ़ेगी उस पार्टी का ग्राफ नीचे गिरेगा। और भाजपा चूंकि संगठन उसके सामने कार्य करना स्टार्ट कर चुका है, अभी जैसा कि उन्होंने बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस के नाम पे आए, सीए एनआरसी के लिए आए, निश्चित तौर से ये मुद्दे भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो आ रहा है राष्ट्र फर्स्ट वाला जो मुद्दा है कि देश, वहां पर कहीं ना कहीं बंगाल देशभक्ति से ओतप्रोत है। और अगर अब वहां पे लोगों को ये सोचना है कि कौन सी पार्टी देश के साथ है और कौन सी पार्टी देश के विरोध में है। जी मिश्रा जी, आपसे एक सवाल चाहूंगी। ममता दीदी आप बीजेपी के तमाम नेताओं को बाहरी बता रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मिश्रा जी, देश में हिंदुस्तान में काफी कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के रहने वाले किसी भी प्रदेश के कोई भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में जाके बसता है, रहता है, चुनाव लड़ता है, पश्चिम बंगाल के विकास में जितना ममता बनर्जी जी के परिवार का योगदान है उससे कहीं ज्यादा हम लोग योगदान है। हिंदी भाषी प्रदेश के अंदर रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, पान बेचते हैं, झाड़ू लगाते हैं, हम नाला साफ करते हैं, हम ब्यूरोक्रेट IAS IPS हैं, हम सरकार को चलवाते हैं। इसलिए यहाँ जो पैरागोतो शब्द है, वो पैरागोतो शब्द जो है वो बाहरी का, वो ममता बनर्जी के ऊपर लागू होता है, हम लोग पर लागू नहीं होता है। ममता बनर्जी जी ने इस चीज को करके समाज को तोड़ने का काम किया है, बांग्लाभाषी हिंदू भाषियों के लिए पैदा किया है। और इसके लिए इस बार का चुनाव में उनको पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है, चाहे हिंदी भाषी है, उर्दू भाषी, उनको माफ नहीं करेगी। उनका विदाई समारोह ठीक अभी 4 बज रहा है, 2 मई को 4 बजे तक उनका विदाई समारोह होगा पश्चिम बंगाल में। आप तमाम मीडिया के चैनलों पे देखेंगे, आप तमाम मीडिया के जो सम्मानित पत्रकार नवीन जी बोल रहा हूँ है कि नहीं? नवीन जी, मेरा प्रश्न एक सीधा आपसे, आपने बोला कि सभी का सम्मान करते हैं, है ना? हिंदी भाषी 2016 की बात करें, आप अपनी पूरी कमेटी, स्टेट कमेटी से लेकर जिला कमेटी की लिस्ट उठाइए और उसमें देखिए हिंदी भाषियों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती थी, अच्छे तादाद पर थे लोग उस पे। चूंकि हिंदी भाषी रोड पे आते थे, ममता के अगस्त को रैली होती थी या प्रोटेस्ट होता था तो उसमें हिंदी भाषी सबसे आगे रहते थे। उस लिस्ट को अगर अभी 2021 में देखी जाए तो उस लिस्ट, उसके परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर है। इस बारे में भी कुछ कहिए।
तिवारी जी, संगठन व्यक्ति के हिसाब से काम करने वाले लोगों को जगह देती है और आगे रखती है। मैं युवा मोर्चा के मतलब आप ये कहना चाहते हैं हिंदी भाषी काम नहीं कर रहे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं युवा मोर्चा के मिश्रा जी तिवारी जी फिलहाल जो बंगाल गया। मिश्रा जी तिवारी जी फिलहाल बंगाल चुनाव पर सभी की नजर है, लेकिन आखिरी सवाल मैं सिद्दीकी जी से चाहूंगी। सिद्दीकी जी, हम बात टीएमसी और बीजेपी की कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या उनकी स्थिति हम देख रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या इस तरह की स्थिति कांग्रेस की रहने वाली है? ये स्थिति ये होगी कि वहाँ बंगाल में, मैंने आपको कहा ना, आप 2 तारीख को देख लीजिएगा, ये 5 राज्य मिला के 3 डिजिट में नहीं आएंगे। जो जनता में अभी आक्रोश है जमीन पे, क्या किया है आपने लोगों के लिए? आपकी केंद्र सरकार ने, मोदी जी अपनी एक आध उपलब्धि गिना जाते। मैंने लॉकडाउन लगा दिया था आधी रात को, बिल्कुल 1 मिनट में लगा दिया था। मतलब सिद्दीकी जी आप नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए कि लॉकडाउन लगा करके देश के 30 करोड़ जनता के परिवार बीमारी का लॉकडाउन का लगना ये एक मिश्रा जी और सिद्दीकी जी समय बहुत कम है, मैं यही कहना चाहूंगी। मिश्रा जी और सिद्दीकी जी, मैं आपको नहीं रोकना चाहूंगी। मिश्रा जी, हम तमाम सवालों के हमने जवाब दिए, हमने आपसे तमाम मुद्दों पर बात की, और सिद्दीकी जी का भी यही कहना है कि उन्होंने भी टीएमसी और बीजेपी की ही बात की। अब ये देखना होगा कि 2 मई को क्या होता है। फिलहाल चर्चा में शामिल होने का मैं तीनों को आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी। दीपक तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ नवीन मिश्रा, बीजेपी नेता, जुड़े हुए थे। अब देखना होगा 2 मई को किसका परचम पश्चिम बंगाल में लहराएगा। क्या मोदी फैक्टर बंगाल में काम आएगा, या फिर ममता दीदी तीसरी बार बंगाल में अपना परचम लहरा पाएगी? किसकी होगी जीत, ये 2 मई को देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। भारत माता की। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी ब्राह्म। जय श्री राम। अरे राम तो सबके मन में बसता है। और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मोदी अच्छा लगता है, मोदी। बांग्लार प्रियो भाइयों, बीजेपी जीतेगा, बीजेपी बीजेपी जीतेगा। 2 मई दीदी गई,